डॉक्टर साहब, कोविड सूरत हाल के पेश नज़र जो एनसीओसी की जानिब से भी कहा गया है कि कोविड की जो चौथी लहर है वो तेज़ी से फैल रही है और ये ज़्यादा ख़तरनाक है। इन सूरत हाल के पेश नज़र अगर सिंध में लॉकडाउन लगाने का सोचा गया और लगाया गया, वज़ीर आज़म साहब इसकी मुखालफत कर रहे हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि ये डे टू डे या शायद तमाम दिन ही मॉनिटरिंग हो रही है पूरी दुनिया में, और वज़ीर आज़म साहब भी अल्टीमेटली वही फैसला करेंगे जो कि मुनासिब होगा। अगर पंजाब में खुदा न खास्ता सिंध की तरह के हालात पैदा हो जाते हैं तो पंजाब में भी लॉकडाउन होगा जैसे पिछले साल हुआ, और बाकी मुल्क में भी होगा। और अगर जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि कराची सिंध का इशू जो है वो ये नहीं है कि एक मुकम्मल लॉकडाउन में जाके और उसके बाद गैर मुइना, वो ब्रेक तो एक वो तोड़ना चाह रहे हैं उसकी, जो है ना कि जो चेन है जो ईद के बाद और ईद से पहले के दिनों में बहुत ज़्यादा तादाद में हस्पताल भर गए हैं और वहाँ पे बेड्स नहीं मिल रहे, अब मुख्तलिफ जगहों पे बहुत ज़्यादा लोड आ गया है, तो वो लोड ज़रा कम हो इसलिए ये कहा गया है कि 8 तारीख के बाद दोबारा जायजा लिया जाएगा। लोग अगर ताउन करेंगे तो उसमें यकीनन ये पूरे मुल्क में ये अच्छा होगा। और अब देखें कि उसकी जो शरह है केसेस की जो शरह है वो भी बढ़ रही है, और अमवात तो उसके बाद फिर अभी जाहिर है कि वो टाइम चल रहा है जहाँ पे लोगों को वैक्सीन, मतलब पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की कमी नहीं है, वैक्सीनेशन मौजूद है, लोगों को कहा जा रहा है कि आप वैक्सीनेशन करवाएं। तो ऐसा कहीं नहीं हो रहा कि कोई जाए और वैक्सीनेशन उसकी ना हो रही, और फिर उसके बाद एहतियात करें। अगर एक दफ़ा आपको कोविड हो गया है, ऐसे केसेस में देख रहा हूँ कि एक दफ़ा कोविड हुआ और वो सेहतियाब हो गए, तो इसका मतलब है एंटीबॉडीज़ बॉडी में बन गई होंगी, कुछ तो बनी होंगी, फिर वैक्सीनेशन हो गई तो और एंटीबॉडीज़ बन गई, फिर तीसरी दफ़ा कोविड हो गया, यानी दूसरी दफ़ा कोविड हुआ है, लेकिन वैक्सीनेशन आपको दूसरी दफा मतलब है कि अल्लाह ताला खैर करे। मैं कुछ और बात कह रहा हूँ, आप जी किसी जी का यहाँ नाम बरह कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दूसरी दफ़ा कोविड हो जाए और वैक्सीनेशन भी साथ हो, तो इसका मतलब है कि बॉडी के इम्यून सिस्टम में कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि 2 बार कोविड होने के बावजूद इम्यून सिस्टम ने काम नहीं किया और एंटीबॉडीज नहीं बनाई, और वैक्सीनेशन की वजह से तो तीसरी और एंटीबॉडीज बननी चाहिए थी। तो विदाउट नेमिंग एनीवन, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इसको सीरियस लें। एक दफ़ा कोविड अगर हो गया है और फिर वैक्सीनेशन भी है और फिर कोविड हो गया तो ये सीरियस है। तो एहतियात करें, एहतियात करें, एहतियात करें, ठीक है। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए, सब लोगों के लिए दुआ जिनको ये मर्ज है, और अल्लाह ताला महफूज रखे सबको, तमाम दुनिया में जिन जो 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 हैं बीमार हैं इस वक्त, और अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अच्छा, 2-3 वाक़यात जो हैं वो सियासत पे इमरान खान साहब ने जो बात की इसी हवाले से बात की बस, और तो मेरे ख्याल से यही बात इंपॉर्टेंट है इस वक्त। चंद और वाक़यात हैं जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए इस वक्त और पूरे खत्ते के लिए, और अब देखें जो बात थी, मैं नहीं जानता कि मैं किस हद तक, ज़ाहिर है कोई आदमी तज़िया ही कर सकता है, लेकिन जब ये अमन मुज़ाकरात हो रहे थे तो मैं उस दौरान ये बार बार कहता रहा हूँ कि ये अमन मुज़ाकरात अफगानिस्तान के हवाले से किसी नतीजे पे नहीं पहुँचेंगे। अच्छा, इसी तरह से और वही वहाँ पे सूरत हाल वैसी ही बनी इत्तेफाक से कि वहाँ पे खाना जंगी का माहौल पैदा हो गया, और इस वक्त में बात कर रहे हैं तो 3 शहर जो हैं वहाँ पे घमसान की लड़ाई हो रही है, और उसमें एक लश्करगाह है, एक जो है हेरात है, और हेरात के अंदर कल रात को एक इजलास हुआ है, वहाँ पे अब्दुल्ला साहब भी थे, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, और उनके जो हैं वो नायब सदर थे साबिक। तो अब मसला ये है कि वहाँ पे यूनुस कानूनी, तो अब वहाँ पे क्योंकि वो एक कमांडर इस्माइल खान, एक बड़ा नाम है अफगान सियासत का, और वहाँ पे वो साबिक गवर्नर हैं, और ईरान के बिल्कुल साथ है ये हेरात की जगह, तो वो वहाँ पे जो है वो शायद ये कह रहे हैं कि वो दोबारा इस्माइल खान जो हैं उनको ये कहा जा रहा है वहाँ पे, मैं नहीं जानता, कमांडर इस्माइल खान दोबारा क़यादत संभाल लें सूबे की, और वहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। इसी तरह कंधार में तो आज बहुत ही ख़राब हो गया मामला, क्योंकि कंधार एयरपोर्ट के ऊपर रॉकेट्स गिर गए हैं, उसके नतीजे में एयरपोर्ट की जो रनवे है वो तबाह हो गई, और वहाँ से जहाज़ जो हैं वो फ्लाई नहीं कर रहे। तो तालिबान की तरफ से कहा गया है कि यहाँ से वो परवाज़ें हो रही थी जो एयर स्ट्राइक्स कर रही थी, तो इसलिए हमने इस एयरपोर्ट को अटैक किया। और इसी तरह से लश्करगाह, हेरात और ये कंधार, 3 जगहों पे इस वक्त बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, और अल्लाह ताला खैर करे, यहाँ पे कोई हालात जो हैं वो अच्छी तरफ जाते नज़र नहीं आ रहे। दूसरी बात जो है वो भारत और चाइना के दरमियान
12वां राउंड हुआ है मुज़ाकरात का कोर कमांडर लेवल पे, और वो तकरीबन 9 घंटे जारी रहा है। और उसके बाद अलामिया रोक लिया गया है, अलामिया जो है वो जारी नहीं किया गया, और अलामिया के लिए जारी करने के लिए 24-48 घंटे का टाइम मांगा गया है, और उसके बाद वो जारी होगा। मेरी अपनी जो इतलात हैं वो ये कि ब्रेक थ्रू नहीं हुआ उसमें, पेंगोंग सू के ऊपर भी नहीं हुआ, डेस्पांग पे भी नहीं हुआ, और हॉट स्प्रिंग्स के ऊपर भी नहीं हुआ, कोई बड़ी डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हुई। मैं इससे पहले कि मैं बात आगे थोड़ी बढ़ाऊं, देखें होता यह है कि जब तक आप उस वक्त तक, ये एक बात मैं कह रहा हूँ, लोग इससे ज़ाहिर है इख्तलाफ करेंगे और करते होंगे और करना चाहिए इख्तलाफ, लेकिन ये मेरी राय ये है कि आप कभी भी मुस्तकबिल के बारे में कोई हिकमत अमली कोई कौम नहीं बना सकती जब तक कि वो माजी पे नज़र ना रखे। मौजूदा सूरत हाल पे तो रखे, लेकिन माजी को ज़रूर देखते रहें, क्योंकि माजी जो है, अगर आपको समझ नहीं आएगा ग्रेड गेम, अगर आपको पहला ग्रेड गेम नहीं पता, आपको समझ नहीं आएगा कि चाइना और इंडिया के दरमियान क्या मामला है, अगर आपको माजी नहीं पता, आपको तिब्बत की हिस्ट्री नहीं, आपको तो आप फ्यूचर को आप देख नहीं सकते। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि अरब स्प्रिंग कैसे आई थी और अखवान मुस्लिमून कैसे बनी थी और वस्ती एशिया की में क्या हो रहा था, और ये इसलिए हमारे लिए अहम है कि यहाँ पर एक बड़ा खेल इस सी रीजन में होने जा रहा है। तो आप जिस रीजन के बीच में बैठे हैं, तो उस इलाके का तो आपको बताओ ना कि है कौन, आपका हुआ क्या है और क्या मुमकिनात हैं आगे। मैंने देखिए कल ही बात की थी, और मैं उसको उस बात पे थोड़ा सा आगे मैं अपनी बात को बढ़ा रहा हूँ। मैंने कल इस बात पे थोड़ा सा गौर करके मैंने बात की थी कि हम जिस इलाके में हैं जो बरे सगीर है, बरे सगीर पाको हिंद भी कह सकते हैं उसको, उसमें ज़ाहिर है कि बांग्लादेश भी था एक वक्त में, और यहाँ पे मुख्तलिफ, और बरतानवी राज जो था वो बरे सगीर में, उसमें भूटान भी था, उसमें नेपाल भी, ये सारे बहुत ज़्यादा इलाके उनके कंट्रोल में थे। मैंने ये बात की कि यहाँ पर मुसलसल जो है वो दूसरे मुल्कों से या दूसरी रियासतों से, दूसरे इलाकों से लोग आते रहे और आके यहाँ पे इन्वेजन्स होती रहीं। तो यहाँ पे मौजूद, और जो भारत के लोग हैं, हिंदुस्तान के नहीं, भारत एक थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं इसलिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट स्कॉलर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो अगर करेक्ट करना चाहें तो वो करेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई तारीखी गलती मैं कर दूँ। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जितनी इन्वेजन्स हुई हैं, अब इस वक्त इसको ये इन्वेजन है या ये दोबारा अपनी जगह ले रहे हैं, चाइना वाले अपनी खोई हुई ज़मीन को ले रहे हैं, या उन्होंने इन्वेजन कर दी, यानी वो एक भारत की सरजमीन पे आ गए। इस पे जाहिर है दोनों मुल्कों का अलग नुक्ता नज़र है। वो कह रहे हैं कि जी ये इन्वेजन है, हमारे ऊपर हमला है, हमारे ऊपर जाहिलियत है। चाइना कह रहा है कि वो जगह है जो हमारी ही जगह है और आप काबिज थे इस पर। अच्छा, लेकिन बात सारी ये है कि इसमें 2-3 बातें मैं चाहूँगा कि मैं आज ज़रा उसको बढ़ाऊँ। पहली बात तो ये कि देखें, जब से इंसानी तारीख बनी और जंगें हम देख रहे हैं, तो गालिबन यही नज़र आता है कि सबसे पहले जो जंगें हुई होंगी तो वो जंगें हाथापाई की सूरत में हुई होंगी, कि एक कबीला या एक हजूम या उनकी लड़ाई होगी दूसरे हजूम के साथ, और हजूम के साथ लड़ाई हुई और फिर उसमें कुछ कत्ल हो गए, इस तरफ के लोग कुछ इस तरफ। ये इब्तिदाई दौर जब इंसान बना, तो तसव्वुर कर सकते हैं कि उस वक्त इस किस्म की लड़ाइयाँ होती होंगी। उसके बाद ये हुआ होगा गालिबन के वो जो हजूम था उसको एक शक्ल दे दी गई होगी, और उसको शक्ल दे के उस कबीले के सरदार ने कहा होगा कि तुम इस तरह से सब एक कतार में खड़े हो जाओ, और कतार में खड़े होके और फिर इस तरह से जाओ, आगे से दाएं बाएं से जाके उसको घेरो, और फिर हम तुम्हारे ऊपर हमला हो जाए तो ऐसे तुमने जवाब देना है। तो इस तरह से फिर शक्ल बनी होगी। तो ये जो शक्ल बनी, इसको कहते हैं इन्फेंट्री। ठीक है, इन्फेंट्री आज भी होती है। इस इन्फेंट्री का मतलब है पैदल फौज, वो फौज जो जिसको प्यादे कहते हैं या पैदल फौज कहते हैं। और आज की दुनिया में भी इन्फेंट्री की बहुत बड़ी अहमियत है। उसी में से फिर आपके कमांडोज और स्पेशल फोर्सेस और नेवल जो है वो इन्फेंट्री, और जदीद तरीन तरीकों से फिर उसमें स्पेशल फोर्सेस और बहुत कुछ आज की दुनिया में भी है। लेकिन उस ज़माने में आप जाएं तो इन्फेंट्री की एक, लगता है कि आपको जंगों की पहली शक्ल इन्फेंट्री नज़र आती होगी। और इन्फेंट्री जो है वो लोग हैं जो पैदल चलते हुए जंग करने जा रहे हैं। अब वो पैदल जिन्होंने भी फिल्में देखी हैं, तस्वीर देखी हैं,
तो पैदल अगर जा रहे हैं जंग करने के लिए और सामने एक बड़ी फौज है, तो इन्फेंट्री के लिए क्या ज़रूरी था उस वक्त? इन्फेंट्री के लिए ज़ाहिर है कि ये समझ में आता है कि इन्फेंट्री, उस वक्त की इन्फेंट्री जो है वो एक ख़ास किस्म का लिबास पहन रही है। वो ख़ास किस्म का लिबास पहन रही है जो कि लोहे का बना हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर वो ज़रा पहन रही है, ठीक है, और ताकि वो महफूज रहे। अच्छा, उसको आज की दुनिया में भी आप ले आए तो वो बुलेट प्रूफ और इस तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं, जैकेट्स और ये सारी। तो उस दौर के अंदर वो अपने आप को महफूज रखने के लिए फिर वो जैसे आज वो हेलमेट्स और ये सारा, तो उस ज़माने में वो अपने सर के ऊपर जो है सर को भी महफूज रख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो मतलब उनकी पूरी कोशिश है कि वो जो है अपनी बॉडी को, अपने चेहरे को वो बिल्कुल महफूज रखें लोहे से। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद उनको एहसास होता है कि नहीं, ये अगर वहाँ से सामने से, और वो पहन किस लिए रहे हैं? तलवार और तीर या भाला, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ से अपने आप को महफूज रख लें। फिर हम देखते हैं कि थोड़े दिनों के, कुछ अरसे के बाद उनको पता चलता है कि ये जो उन्होंने पहना हुआ है अपने जिस्म पे, जो ज़रा पहनी हुई है, इसके ऊपर अगर तलवार या भाला लगता है तो वो चीरता हुआ अंदर तक चला जाता है, ठीक है। इस तरह के भाले बन गए। एक तो तलवार है ना, और एक भाला है, नेज़ा। तो वो नेज़ा अगर मारते हैं तो नेज़ा अंदर जाता है। तो फिर उसके नतीजे में वो ढाल या शील्ड, जो आज भी आपको पुलिस वाले या फौज के लोग आपको या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपको शील्ड्स के साथ नजर आते हैं,